नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अग्रिम एमपीपीएससी एकेडमी में। और दोस्तों, एक बार फिर से हम लेकर के आए हैं भारतीय संविधान, भारतीय राज्य व्यवस्था का ये मूल अधिकारों वाला टॉपिक दोस्तों। और इस टॉपिक में दोस्तों हम लोग मूल अधिकारों के अंतर्गत स्वतंत्रता के अधिकारों को दोस्तों देखेंगे। और ये स्वतंत्रता के अधिकार दोस्तों अनुच्छेद 19 में दोस्तों अनुच्छेद 19 में क्या है दोस्तों, 6 प्रकार के अधिकारों के बारे में 6 प्रकार की क्या करता है दोस्तों, स्वतंत्रता प्रदान करता है। तो इससे पहले दोस्तों हम लोगों ने मूल अधिकार के टॉपिक में अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा को देखा। अनुच्छेद 13 दोस्तों, अनुच्छेद 13 क्या देखा दोस्तों, पृथक्करण और आच्छादन के सिद्धांत को देखा अनुच्छेद 13 में। और फिर दोस्तों अनुच्छेद 14 में हम लोगों ने बातचीत की दोस्तों विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण पर। और दोस्तों इसके बाद दोस्तों अनुच्छेद 15 में दोस्तों धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर विभेद के प्रतिषेध के बारे में पढ़ा। फिर दोस्तों अनुच्छेद 16 में हम लोगों ने दोस्तों लोक नियोजन के विषय में समता के सिद्धांतों के बारे में विस्तार से समझा। और दोस्तों फिर अनुच्छेद 17 देखा दोस्तों, एब्सोल्यूट राइट के रूप में अनुच्छेद 17 को हम लोगों ने देखा। और वो क्या है दोस्तों, उसमें अस्पृश्यता के अंत के बारे में बताया गया है। और फिर दोस्तों हम लोगों ने अनुच्छेद 18 उपाधियों के अंत वाले अनुच्छेद को देखा। और दोस्तों आज हम लोग बातचीत करेंगे अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 19 के आगे की बातचीत। तो चलिए दोस्तों प्रारंभ करते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था भारत के संविधान का मूल अधिकारों का टॉपिक। और दोस्तों ये हमारा है टॉपिक नंबर 8 और मूल अधिकारों का दोस्तों भाग 2। तो चलिए दोस्तों प्रारंभ करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की बातचीत। अनुच्छेद 19 छह अधिकारों की स्वतंत्रता प्रदान करता है। तो अनुच्छेद 19 क्या करता है दोस्तों, 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है। अनुच्छेद 19 में वर्णित अधिकार मूल अधिकारों को केंद्र बिंदु हैं। तो अनुच्छेद 19 में जो वर्णित क्या है दोस्तों, मूल अधिकार हैं, वो क्या है दोस्तों, मूल अधिकारों का केंद्र बिंदु है, सेंटर पॉइंट है। दोस्तों अनुच्छेद 19 में जो वर्णित क्या है, मूल अधिकार हैं, वो क्या है, मूल अधिकारों के केंद्र बिंदु हैं। और यह सभी नागरिकों को प्राप्त है। और ये जो 19 वाला अधिकार है दोस्तों, स्वतंत्रता का अधिकार, ये क्या है दोस्तों, सभी नागरिकों को प्राप्त है। इसमें 6 प्रकार के विशिष्ट अधिकार शामिल हैं। और इसमें क्या है दोस्तों, 6 तरह के अलग अलग विशिष्ट प्रकार के अधिकार शामिल हैं। अनुच्छेद 19(1)(a) क्या है दोस्तों, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है। और क्या है दोस्तों, यह बताता है कि प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति दर्शाने, मत देने, विश्वास एवं अभियोग लगाने की मौखिक, लिखित, छपे हुए मामले पर स्वतंत्रता होगी। तो क्या बताता है दोस्तों, अनुच्छेद 19(1)(a) कहता है कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। मतलब दोस्तों प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति दर्शाने, मत देने, विश्वास एवं अभियोग लगाने की मौखिक, लिखित, छपे हुए मामलों पर स्वतंत्रता देता है। कौन दोस्तों, अनुच्छेद 19(1)(a) स्वतंत्रता देता है। आगे देख लेते हैं दोस्तों, उच्चतम न्यायालय ने दोस्तों विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में निम्नलिखित को सम्मिलित किया है। ठीक है दोस्तों,
तो क्या है दोस्तों, उच्चतम न्यायालय ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में क्या किया है दोस्तों, निम्नलिखित को सम्मिलित किया है। यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में दोस्तों निम्नलिखित को शामिल किया है। पहला दोस्तों, अपने या किसी अन्य के विचारों को प्रसारित करने का अधिकार। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत दोस्तों अपने विचार को प्रसारित किया जा सकता है या किसी दूसरे के विचार को भी क्या किया जा सकता है दोस्तों, प्रसारित करने का अधिकार दिया गया है। प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। दूसरा दोस्तों, प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में। और दोस्तों विज्ञापन, व्यावसायिक विज्ञापन की स्वतंत्रता। जो व्यावसायिक विज्ञापन है दोस्तों, नौकरियों के लिए जो विज्ञापन है उनके लिए भी स्वतंत्रता दी गई है। फोन टेपिंग, यहाँ पे दोस्तों फोन टेपिंग है, फोन टेपिंग के विरुद्ध अधिकार दोस्तों, और प्रसारित करने का अधिकार, अर्थात सरकार का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर एकाधिकार नहीं है। तो क्या कर सकते हैं दोस्तों, प्रसारित करने का भी क्या है, अधिकार है। सरकार का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर कोई भी नियंत्रण, एकाधिकार नहीं है, मोनोपाली नहीं है। छठवां दोस्तों, किसी राजनीतिक दल या संगठन द्वारा आयोजित बंद के खिलाफ भी अधिकार मिला है नागरिकों को। तो इस तरह से दोस्तों 6 जो क्या है, उच्चतम न्यायालय ने जो है तो उच्चतम न्यायालय ने दोस्तों इस भाग को क्या है दोस्तों, जो ये मूल अधिकारों वाला भाग है, इसमें जो अभिव्यक्ति की इस भाग को और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में निम्नलिखित को सम्मिलित कर लिया है। क्या सम्मिलित किया है दोस्तों, अपने या किसी अन्य के विचारों को प्रसारित करने का अधिकार होगा। दूसरा दोस्तों, प्रेस की स्वतंत्रता होगी। तीसरा दोस्तों, व्यावसायिक विज्ञापन की स्वतंत्रता। चौथा, फोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार। पांचवा, प्रसारित करने का अधिकार। मीडिया में क्या है दोस्तों, एकाधिकार सरकार का नहीं है। किसी राजनीतिक दल या संगठन द्वारा यदि आयोजित किया जाता है तो उसके विरुद्ध भी क्या है दोस्तों, स्वतंत्रता का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार सम्मिलित है। आगे देख लेते हैं, सरकारी गतिविधियों की जानकारी का अधिकार। और क्या है दोस्तों, 19(1) उच्चतम न्यायालय ने क्या बताया है कि सरकारी गतिविधियों की जानकारी का भी अधिकार है। नागरिकों को शांति का अधिकार है। किसी अखबार पर पूर्ण प्रतिबंध के विरुद्ध भी अधिकार है दोस्तों। प्रदर्शन एवं विरोध का, लेकिन हड़ताल का अधिकार शामिल नहीं है। तो प्रदर्शन कर सकते हैं नागरिक, है ना, विरोध कर सकते हैं, लेकिन हड़ताल नहीं कर सकती। ठीक है दोस्तों, हड़ताल का अधिकार इसमें शामिल नहीं है। आगे देख लेते हैं दोस्तों, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 6 स्वतंत्रताएं शामिल हैं। पहला है दोस्तों, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। पहला क्या है दोस्तों, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19(1). शांति। दूसरा दोस्तों, शांतिपूर्ण हथियार रहित सम्मेलन का अधिकार। शांतिपूर्ण हथियार रहित सम्मेलन का अधिकार अनुच्छेद 19(1)(b) में। तो अनुच्छेद 19(1) में दोस्तों भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। 19(1)(a) में दोस्तों भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। और दोस्तों शांतिपूर्ण हथियार रहित सम्मेलन का अधिकार अनुच्छेद 19(1)(b) में बताया गया है। संगम या संघ बनाने या सहकारी समिति बनाने का क्या है दोस्तों, अधिकार। यहाँ पे संघ है दोस्तों, संगम या संघ सहकारी समिति बनाने का अधिकार दोस्तों अनुच्छेद 19(1)(c) में दिया गया है। अनुच्छेद 19(1)(c) में दिया गया है। आगे दोस्तों चौथा है, भारत राज्य के राज्य क्षेत्र में आवास संचरण का अधिकार। तो राज्य क्षेत्र में दोस्तों आवास का दोस्तों और संचरण का, आवास का दोस्तों और संचरण का क्या है, अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 19(1)(d) में। पांचवा दोस्तों, भारत के किसी भाग में निवास करने व बसने का अधिकार है अनुच्छेद 19(1)(e) में। अनुच्छेद 19(1)(e) में क्या है दोस्तों, अनुच्छेद 19 के सब क्लास 1 के ई में क्या है, भारत के किसी भाग में निवास करने व बसने के अधिकार के बारे में बताया गया है। छठवीं स्वतंत्रता दोस्तों, कोई वृत्ति, आजीविका या व्यवसाय या व्यापार करने का अधिकार भी दोस्तों अनुच्छेद 19(1)
जी में दिया गया है दोस्तों, यहाँ पे एफ छोड़ दिया गया है दोस्तों, वहाँ पे संपत्ति के अधिकार के बारे में बताया गया था। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखेंगे, ये क्या है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको हटा दिया गया है, जो अनुच्छेद 19(1)(f था, इसको क्या किया गया दोस्तों 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा करके मूल अधिकारों की श्रेणी से विधिक अधिकार का दर्जा दे दिया गया है। आगे देख लेते हैं दोस्तों, अनुच्छेद 19 दो प्रतिबंध। अनुच्छेद 19 पर क्या है दोस्तों, दो प्रतिबंध हैं। राज्यवार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है। तो दो प्रतिबंध हैं दोस्तों। पहला, राज्य क्या कर सकता है दोस्तों, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है। तो राज्य क्या करेगा दोस्तों, विचार करने दोस्तों, राज्य क्या है दोस्तों, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर क्या करेगा, उचित प्रतिबंध लगा सकता है। और इस प्रतिबंध को लगाने के निम्नलिखित आधार हैं। और प्रतिबंध कब लगाएगा राज्य दोस्तों, उसके कुछ आधार बताए गए हैं। तो पहला दोस्तों, देश की एकता एवं अखंडता के विरुद्ध बोलने पर प्रतिबंध है। तो क्या है दोस्तों, देश की एकता और अखंडता है ना, यदि किसी के बोलने से देश की एकता और अखंडता पर क्या होता है दोस्तों, अखंडता को खतरा होता है, तो उसके बोलने पर क्या है दोस्तों, प्रतिबंध लगाया जा सकता है, उसको बोलने नहीं दिया जाएगा। दूसरा दोस्तों, किसी की अवमानना करने पर प्रतिबंध है। और क्या है दोस्तों, किसी की अवमानना करने पर भी प्रतिबंध है। किसी का क्या है, कोई किसी को बुरा भला नहीं कर सकता, कोई किसी को गाली नहीं दे सकता है, अपमान नहीं कर सकता है। ठीक है दोस्तों। तीसरा दोस्तों, कुछ सदाचारों के विरुद्ध बोलने पर प्रतिबंध है। और कुछ जो क्या है दोस्तों, सदाचार हैं, उनके विरुद्ध भी बोलने पर क्या है, प्रतिबंध लगाया जा सकता है राज्य के द्वारा। और चौथा दोस्तों, अभिव्यक्ति की आजादी पर क्या है दोस्तों, प्रतिबंध व्यक्ति की स्वतंत्रता पर है। तो चौथा दोस्तों, जितने प्रतिबंध दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। चौथा दोस्तों, जितने प्रतिबंध व्यक्ति की स्वतंत्रता पर हैं, उतने ही प्रतिबंध प्रेस की स्वतंत्रता पर भी लगाए जा सकते हैं, जहां प्रेस पर दो तरह के प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। तो जितने प्रतिबंध क्या है दोस्तों, व्यक्ति की स्वतंत्रता पर हैं, उतने ही प्रतिबंध क्या है दोस्तों, प्रेस की स्वतंत्रता पर भी लगाए जा सकते हैं। और जहां क्या है, प्रेस पर दो तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं। तो प्रेस पर क्या है दोस्तों, दो तरह के प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। पहला दोस्तों सेंसर, पहला दोस्तों क्या है, पहला है सेंसर। दूसरा दोस्तों, पहला सेंसर प्रकाशन के पूर्व अनुमति लेना। तो प्रेस पर प्रतिबंध क्या लगाया गया है दोस्तों, दो प्रतिबंध प्रेस पर लगाए गए हैं। पहला तो सेंसर लगाया गया है, तो प्रकाशन के पहले ही क्या है दोस्तों, अनुमति लेना पड़ेगा। दूसरा दोस्तों, पूर्व सेंसर, किसी निश्चित मुद्दे पर सामग्री के प्रकाशन पर ही प्रतिबंध लगा देना। तो पहले ही क्या है दोस्तों, किसी निश्चित मुद्दे पर जो सामग्री है दोस्तों, उसके प्रकाशन पर ही क्या कर देना, प्रतिबंध लगा देना। तो ये क्या हो गए, दो क्या हो गए दोस्तों, सेंसर और पूर्व सेंसर, ये क्या हो गए, दो क्या है प्रतिबंध प्रेस पर भी लगाए गए हैं। अनुच्छेद 19(1), ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 19(1)(b), अनुच्छेद 19(1)(b) क्या कहता है दोस्तों, शांतिपूर्ण हथियार रहित सम्मेलन की स्वतंत्रता होगी। नागरिकों को क्या होगी दोस्तों, शांतिपूर्ण हथियार रहित सम्मेलन की स्वतंत्रता होगी। किसी भी नागरिक को हथियार के बिना शांतिपूर्वक संगठित होने का अधिकार है। इसमें शामिल है सार्वजनिक बैठकों में भाग लेने का अधिकार एवं प्रदर्शन। इस स्वतंत्रता का उपयोग केवल सार्वजनिक भूमि पर बिना हथियार के किया जा सकता है। तो क्या है दोस्तों, जो अनुच्छेद 19(1)(b) है, वो क्या करता है, नागरिकों को शांतिपूर्ण हथियार रहित सम्मेलन की स्वतंत्रता देता है। और क्या है दोस्तों, किसी भी नागरिक को हथियार के बिना शांतिपूर्वक संगठित होने का अधिकार है। इसमें क्या है दोस्तों, इसमें सार्वजनिक बैठकों में भाग लेना है ना, और दोस्तों प्रदर्शन करना, इस सब की स्वतंत्रताएं इसमें दी गई हैं। और क्या है दोस्तों, ये स्वतंत्रताएं
केवल सार्वजनिक भूमि पर बिना हथियार के, है ना, इनका क्या है, प्रयोग किया जा सकता है इन स्वतंत्रताओं का। आगे दोस्तों, यह व्यवस्था हिंसा, अव्यवस्था, गलत संगठन एवं सार्वजनिक शांति भंग करने के लिए नहीं है। इस अधिकार में हड़ताल का अधिकार शामिल नहीं है। तो क्या है दोस्तों, यह जो है वो व्यवस्था हिंसा के लिए, अव्यवस्था फैलाने वालों के लिए या गलत संगठन एवं सार्वजनिक शांति भंग करने के लिए नहीं है। इस अधिकार में हड़ताल का अधिकार भी शामिल नहीं है। आगे दोस्तों, इस पर भी प्रतिबंध लगाया गया है अनुच्छेद 19(3), अनुच्छेद 19(3, ठीक है दोस्तों। अनुच्छेद 19(1)(b) पर क्या है दोस्तों, अनुच्छेद 3 के द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है। और अनुच्छेद 3 क्या कहता है दोस्तों, एकता अखंडता के आधार पर शांति भंग होने की आशंका। तो एकता अखंडता के आधार पर यदि शांति भंग होने की आशंका होती है तो राज्य क्या कर सकता है दोस्तों, इस अनुच्छेद 19(1)(b) के अधिकार पर प्रतिबंध लगा सकता है। तो क्या होगा दोस्तों, यदि राष्ट्र की एकता अखंडता और शांति भंग होने का किसी प्रकार की आशंका है तो राज्य क्या करेगा दोस्तों, इस अधिकार पर प्रतिबंध लगा सकेगा। आगे देख लेते हैं दोस्तों, अनुच्छेद 19(1)(c), अनुच्छेद 19(1)(c) क्या कहता है। तो अनुच्छेद 19(1)(c) कहता है दोस्तों, समूह एवं संघ बनाने की स्वतंत्रता होगी। नागरिकों को क्या है दोस्तों, नागरिक अपना समूह बना सकते हैं, अपना संघ बना सकते हैं, इसकी स्वतंत्रता नागरिकों को होगी। और दोस्तों, 97वें संविधान संशोधन के बाद इसमें सहकारी समितियों के निर्माण की भी स्वतंत्रता दी गई है। तो 97वां संविधान संशोधन दोस्तों जो हुआ, उसके बाद इसमें सहकारी समितियों के निर्माण की भी स्वतंत्रता को शामिल कर दिया गया। प्रतिबंध इसमें भी है दोस्तों, अनुच्छेद 19(4), अनुच्छेद 19(4) के द्वारा दोस्तों अनुच्छेद 19(1)(c) पर क्या है दोस्तों, प्रतिबंध लगाया गया है। और इसमें भी दोस्तों देश की एकता अखंडता के आधार पर राज्य के द्वारा क्या कर सकते हैं दोस्तों, इस जो है तो अधिकार को सीमित किया जा सकता है, प्रतिबंध लगाया जा सकता है। आगे दोस्तों, अनुच्छेद 19(1)(d), अनुच्छेद 19(1)(d) क्या कहता है दोस्तों, भारत के समूचे भूभाग में आवागमन, ठीक है दोस्तों, आवास एवं आवागमन, ठीक है दोस्तों, आवास एवं आवागमन का अधिकार होगा। तो भारत के समूचे भूभाग में दोस्तों अनुच्छेद 19(1)(d) के आधार पर दोस्तों प्रत्येक नागरिक को भारत के समूचे भूभाग में आवास करने, आवागमन करने का अधिकार होगा। और दोस्तों इस पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। तो अनुच्छेद 19(5) के द्वारा दोस्तों लोकहित एवं लोक व्यवस्था के आधार पर इसमें भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है राज्य के द्वारा। आगे दोस्तों, अनुच्छेद 19(1)(e) है दोस्तों, भारत के किसी भी भाग में निवास करने या बसने का अधिकार। तो अनुच्छेद 19(1) क्या उपबंध करता है दोस्तों, कि भारत के किसी भी भाग में निवास करने या बसने का अधिकार क्या है दोस्तों, नागरिकों को प्राप्त है। इसमें भी दोस्तों प्रतिबंध है। अनुच्छेद 19(6) के द्वारा आदिवासियों के क्षेत्र में बसने पर प्रतिबंध है, आप आदिवासियों के क्षेत्र में बस नहीं सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हो गया। अब है दोस्तों अनुच्छेद 19(1), ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 19(1)(f), अनुच्छेद 19(1)(f) दोस्तों यहाँ पे f है, याद रखेंगे। अनुच्छेद 19(1)(f) क्या है, संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन, संपत्ति का अधिकार दोस्तों 44वें संविधान संशोधन 1978 से निश्चित करके अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत 300 का के अंतर्गत सांविधिक अधिकार बना दिया गया है दोस्तों, उसको लीगल राइट बना दिया गया है, तो याद रखेंगे। आगे है दोस्तों अनुच्छेद 19(1)(g), व्यवसाय आजीविका वृत्ति का अधिकार। तो अनुच्छेद 19(1)(g) क्या कहता है दोस्तों, कि नागरिकों को अपना व्यवसाय करने, अपनी आजीविका करने और वृत्ति अथवा व्यापार करने का अधिकार होगा। इस पर भी दोस्तों प्रतिबंध लगाया गया है। अनुच्छेद 19(7) के द्वारा क्या लगाया गया है दोस्तों, सरकार इसके लिए न्यूनतम योग्यता का निर्धारण करेगी। सरकार कृषि उद्योग के संचालन में निजी व्यक्तियों को प्रतिबंधित कर सकती है, उदाहरण के लिए रेलवे, परमाणु ऊर्जा आदि। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से ये क्या हो गए दोस्तों, 6 अधिकार हो गए और उन सभी पर क्या होगा दोस्तों,
प्रतिबंध हो गया। तो ये क्या है दोस्तों, अनुच्छेद 19 रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के साथ नागरिकों को प्रदान किया गया है। आगे देख लेते हैं दोस्तों, तार्किक प्रतिबंध का सिद्धांत क्या है। तार्किक प्रतिबंध का सिद्धांत क्या है, तो भारतीय संविधान में मूल अधिकारों पर अनेक प्रतिबंध लगाए गए हैं और सरकार को इन पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार है। और सरकार क्या कर सकती है दोस्तों, इन पर प्रतिबंध लगाने का उसको अधिकार दिया गया है, लेकिन न्यायपालिका द्वारा इन प्रतिबंधों का न्यायिक पुनरावलोकन किया जाता है। न्यायिक पुनरावलोकन किया जाता है। इन प्रतिबंधों का क्या है दोस्तों, न्यायिक पुनरावलोकन किया जाता है। प्रतिबंध क्या है दोस्तों, तार्किक होना चाहिए। तार्किकता का निर्धारण करती है न्यायपालिका। क्या करती है दोस्तों, तार्किकता का निर्धारण करती है। और क्या है दोस्तों, पहला तथ्यात्मक, दो तरह से करती है दोस्तों। पहला है तथ्यात्मक है दोस्तों, मौलिक। ऐसा प्रतिबंध नहीं होना चाहिए जो स्वतंत्रता का ही विनाश कर दे। तो पहला क्या है दोस्तों, दो तरह से न्यायालय क्या करती है, तार्किकता का निर्धारण दो तरह से करती है। पहला है दोस्तों तथ्यात्मक या मौलिक। ऐसा प्रतिबंध होता है दोस्तों, तथ्यात्मक या मौलिक ऐसा प्रतिबंध नहीं होना चाहिए जो स्वतंत्रता का ही विनाश कर दे। जो स्वतंत्रताएं दी गई हैं दोस्तों नागरिकों को, उसको ही नष्ट कर दे, उसका ही विनाश कर दे, ऐसा है ना प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। स्वतंत्रता का संरक्षण एवं दुरुपयोग का प्रतिबंध हो। स्वतंत्रता को संरक्षण मिले और यदि उसका दुरुपयोग हो रहा है तभी उस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। ऐसा जो है तो न्यायपालिका बताती है। आगे दोस्तों दूसरा प्रतिबंध जो है ये प्रक्रियात्मक है। और प्रक्रियात्मक प्रतिबंध क्या है दोस्तों, प्रक्रियात्मक प्रतिबंध आरोपित करने की प्रक्रिया तार्किक होनी चाहिए। तो जो प्रक्रियात्मक प्रतिबंध है दोस्तों, इसको भी आरोपित करने की जो प्रोसेस है वो क्या होनी चाहिए दोस्तों, तार्किक होनी चाहिए दोस्तों। और प्रतिबंध लगाने के पूर्व व्यक्तियों या समूह को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर देना चाहिए। और क्या है दोस्तों, यदि प्रतिबंध लगाया जाता है तो जिन व्यक्तियों या समूह के ऊपर प्रतिबंध लगाया जा रहा है उनको भी अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाना चाहिए। ये क्या है दोस्तों, प्रक्रियात्मक प्रतिबंध है। आगे देख लेते हैं दोस्तों अनुच्छेद 20। तो ये तो था दोस्तों अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 में दोस्तों 6 तरह की स्वतंत्रताएं और उन पर 6 प्रतिबंध है दोस्तों। साथ साथ हमने जो क्या है दोस्तों प्रतिबंध है वो ठीक है कि नहीं उनके बारे में भी देखा। अब दोस्तों आगे देखते हैं अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 दोस्तों ये भी स्वतंत्रता के अधिकारों के अंतर्गत ही आता है। तो स्वतंत्रता के अधिकार दोस्तों अनुच्छेद 19 से 22 तक हैं। तो ये सभी दोस्तों स्वतंत्रता के अधिकार ही हैं। और दोस्तों अनुच्छेद 20 में दोस्तों अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण के बारे में बताया गया है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 क्या कहता है दोस्तों, कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्राप्त होगा। समस्त नागरिकों को क्या होगा दोस्तों, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों, तो नागरिकों को या कि कोई विदेशी भी होगा उसको भी ये अधिकार मिलेगा दोस्तों। किसी भी व्यक्ति को विधि के उल्लंघन के बिना दंडित नहीं किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति होगा दोस्तों, यदि वो क्या करता है, किसी विधि का, किसी नियम का, किसी कानून का उल्लंघन करता है दोस्तों, तभी उसको दंड दिया जाएगा, अन्यथा की स्थिति में उसे दंडित किया नहीं जा सकता। यह अधिकार सभी व्यक्तियों के लिए है, नागरिक एवं विदेशी। तो अनुच्छेद 20 क्या है दोस्तों, नागरिकों को भी प्राप्त है और विदेशियों को भी प्राप्त है। अनुच्छेद 20(1) क्या है दोस्तों, आपराधिक मामलों में भूतलक्षी विधि का निर्माण प्रतिबंधित है। तो अनुच्छेद 20(1) बताता है दोस्तों कि यदि कोई आपराधिक मामला है तो उसमें भूतलक्षी विधि का निर्माण प्रतिबंधित है। तो राज्य क्या कर सकता है दोस्तों, भूतलक्षी विधि का निर्माण नहीं कर सकेगा। घटना के बाद विधि बनाकर किसी व्यक्ति को दंडित नहीं किया जाएगा। और क्या है दोस्तों, कोई घटना यदि हो गई है तो उसके बाद यदि कोई कानून बनता है तो उस कानून के तहत किसी व्यक्ति को दंडित नहीं किया जाएगा, याद रखेंगे। आगे देख लेते हैं दोस्तों अनुच्छेद 20(2) कहता है दोस्तों, अनुच्छेद 20(2) क्या कहता है, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं किया जाएगा। कोई व्यक्ति है दोस्तों, यदि उसने एक अपराध किया है और एक बार सजा उसको मिल गई है
तो उसको क्या है दोस्तों 2 बार दंडित नहीं किया जाएगा, दोबारा उसी अपराध के लिए उसको सजा नहीं दी जाएगी, दोहरा जोखिम नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, दोहरा जोखिम नहीं होगा। भविष्य लक्षी विधि क्या है दोस्तों? जब विधि अपने निर्माण की तिथि के बाद से लागू होती है। जब क्या है दोस्तों, कोई विधि, कोई कानून, कोई नियम क्या है दोस्तों अपने निर्माण की तिथि से बाद से लागू होता है, जिस दिन उसका निर्माण हुआ दोस्तों उसके बाद से लागू होता है, तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों? उसको भविष्य लक्षी विधि कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? उसको भविष्य लक्षी विधि कहते हैं। और जब क्या है दोस्तों विधि अपने निर्माण की तिथि के पहले से लागू कर दी जाए तो उसको भूतलक्षी विधि कहते हैं। तो भूतलक्षी दोस्तों, भूत मतलब जो पहले से अपने निर्माण की तिथि याद रख लेंगे दोस्तों। तो ऐसे समझते हैं निर्माण की, मान लीजिए किसी का निर्माण है दोस्तों, तो निर्माण हुआ, तो निर्माण के बाद से यदि क्या करेंगे उस विधि को लागू करेंगे तो भविष्य लक्षी, और यदि उसके पहले से क्या कर देते हैं दोस्तों निर्माण के पहले के डेट से उसको लागू करते हैं तो वो भूतलक्षी कही जाएगी। इस तरह से याद रखेंगे। आगे देख लेते हैं दोस्तों, यदि किसी लोक सेवक सिविल सर्वेंट, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मिसप्रिंट हो जाती है, सिविल सर्वेंट, ठीक है दोस्तों, यदि कोई लोक सेवक या सिविल सर्वेंट को आपराधिक आरोपों में प्रदर्शित किया जाता है, आपराधिक आरोपों में क्या किया जाता है दोस्तों? प्रदर्शित मतलब पाया जाता है, ठीक है दोस्तों, तो उसकी पदच्युति जो है दोस्तों, उसको जो पद से हटाया जाएगा तो वो क्या है दोस्तों, वो दोहरे जोखिम के अंतर्गत नहीं आएगा, उस पर न्यायालय में पुनः मुकदमा चलाया जा सकता है। तो क्या होता है दोस्तों, यदि कोई लोक सेवक है और वो क्या है किसी आपराधिक आरोप में उसको क्या कर दिया गया है दोस्तों, पद से हटा दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है, तो उसकी जो पदच्युति है दोस्तों, जो उसको पद से हटाया गया है दोस्तों, वो क्या है इसके अंतर्गत नहीं आएगा, अनुच्छेद 20 के अंतर्गत दोस्तों नहीं आएगा, 20(2) के अंतर्गत नहीं आएगा, और उस पर क्या है दोस्तों न्यायालय में पुनः मुकदमा चलाया जा सकता है। वो दोहरे जोखिम के अंतर्गत नहीं आएगा, उस पर न्यायालय में मुकदमा चलाया जा सकेगा, अर्थात उसे अभियोजित किया जा सकता है। उसे क्या है दोस्तों अभियोजित किया जा सकता है, उस पर अदालत में मुकदमा चलाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, उसको केवल पदच्युति से ही क्या है उसकी सजा को नहीं मान लिया जाएगा। आगे दोस्तों अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 20(3), अनुच्छेद 20(3) क्या कहता है दोस्तों? किसी भी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो यदि कोई व्यक्ति है दोस्तों, उसको क्या है खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए विवश नहीं किया जाएगा, है ना, कि तुम जो है तो ऐसा कबूल कर लो, तो ऐसा जो है दोस्तों नहीं किया जाएगा, याद रखेंगे। तो अनुच्छेद 20(1), 2 और 3, ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 20 के 3 सब क्लास हो गए दोस्तों, तो एक एक करके थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है दोस्तों अनुच्छेद 20(1) क्या कहता है कि आपराधिक मामलों में भूतलक्षी विधि का निर्माण प्रतिबंधित है, घटना के बाद विधि बनाकर किसी व्यक्ति को दंडित नहीं किया जाएगा। और दोस्तों 20(2) कहता है कि किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं किया जाएगा। यदि किसी व्यक्ति ने क्या है दोस्तों एक बार अपराध किया है और एक बार सजा प्राप्त कर ली है, तो उसको उसी अपराध के लिए दोबारा सजा नहीं दी जा सकेगी, दोहरा जोखिम नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, फिर यहीं पर दोस्तों भविष्य लक्षी और भूतलक्षी विधि का जो है तो टर्म निकल करके आया। तो भूतलक्षी दोस्तों जो क्या है निर्माण के पहले से, है ना, पहले निर्माण के पहले जिस दिन उसका निर्माण होगा तो उसके जो है तो पहले की तारीखों से लागू कर दिया जाए, और क्या है दोस्तों निर्माण के बाद की तारीखों से यदि किसी विधि को लागू किया जाता है तो उसको क्या कहा जाएगा दोस्तों? तो उसको कहा जाएगा भविष्य लक्षी विधि। तो जो है निर्माण की तारीख के बाद जो लागू होगा उसको भविष्य लक्षी कहेंगे, और जो पहले लागू हो जाएगी दोस्तों निर्माण की तिथि के पहले जिसको लागू करेंगे तो भूतलक्षी होगी। ये हो गया। अब सिविल सर्वेंट पर क्या है दोस्तों, दोहरे जोखिम वाले जो अनुच्छेद 20(2) में वर्णित है, तो वो क्या है दोस्तों लोक सेवक के ऊपर लागू नहीं होगा। उसको क्या किया जाएगा दोस्तों, उसको जो है तो
सस्पेंड भी किया जाएगा और उस पर अभियोजन भी न्यायालय में चलाया जा सकता है। तो अनुच्छेद 20(3) क्या है दोस्तों, ये बताता है कि किसी भी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो इस तरह से दोस्तों ये हो गया अनुच्छेद 20। आगे है दोस्तों अनुच्छेद 21, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, यह अनुच्छेद दोस्तों अपने आप में ही सभी अनुच्छेदों को समाहित कर लेता है। तो दोस्तों अनुच्छेद 21 क्या है दोस्तों, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण के बारे में प्रावधान करता है। और इसमें दोस्तों शामिल है जीवन का अधिकार। इसमें क्या शामिल है दोस्तों, जीवन का अधिकार शामिल है। साथ ही दोस्तों राज्य के द्वारा किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही उसके जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता, शारीरिक स्वतंत्रता से वंचित किया जाएगा। तो क्या है दोस्तों, जीवन का अधिकार इसमें दिया गया है कि कोई भी जो है तो राज्य के द्वारा किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही उसके जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता, शारीरिक स्वतंत्रता से वंचित किया जाएगा, अन्यथा की स्थिति में नहीं। मान लीजिए दोस्तों कोई क्या है व्यक्ति है, उसने कोई क्या किया है, अपराध किया है, तो उस अपराध के लिए दोस्तों जो हमारा कानून है, जो दोस्तों आईपीसी है, उसमें जो सजा का प्रावधान होगा वही सजा उसको दी जाएगी। ठीक है दोस्तों। और यदि कोई कानून नहीं होगा उस जो है तो कृत्य के लिए, तो वो सजा नहीं दी जा सकेगी। तो इस तरह से दोस्तों ये हो गया। आगे दोस्तों अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अर्थ के विस्तार में मेनका गांधी बनाम भारत संघवाद 1978 की विशेष भूमिका रही है। तो मेनका गांधी बनाम भारत संघवाद 1978 की विशेष भूमिका रही है किसमें दोस्तों, अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के विस्तार के अर्थ में। ठीक है दोस्तों। तो जो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है उसका बहुत ज्यादा विस्तार किया गया है और वो विस्तार दोस्तों मेनका गांधी बनाम भारत संघवाद 1978 की विशेष भूमिका के कारण हुआ है। तो इन सबको दोस्तों एक एक करके देख लेते हैं। तो इसी बाद में दोस्तों जो मेनका गांधी वाद था दोस्तों 1978 का, इसी बाद में दोस्तों न्यायालय ने पहली बार माना कि अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त दैहिक स्वतंत्रता में वे समस्त आवश्यक तत्व शामिल हैं जो व्यक्ति को पूर्ण बनाने में सक्षम हैं। तो क्या है दोस्तों, अनुच्छेद 21 में ही क्या है दोस्तों, जो दैहिक स्वतंत्रता है उसी में वे समस्त आवश्यक तत्व शामिल हो जाते हैं जो एक व्यक्ति को पूर्ण बनाने में सक्षम हैं। इन अर्थों में अनुच्छेद 19 के तहत प्रदान किए गए स्वतंत्रता के समस्त अधिकार स्वयं ही समाहित हो जाते हैं। उच्चतम न्यायालय अपने विभिन्न निर्णयों में अनुच्छेद 21 के अर्थों का विस्तार करता रहा है। तो उच्चतम न्यायालय ने क्या किया है दोस्तों, अपने अलग अलग निर्णयों में भी अनुच्छेद 21 के अर्थों को विस्तार प्रदान किया है। तो उसको भी देख लेते हैं एक एक करके। तो न्यायपालिका ने इस बात पर बल दिया कि जीवन के अधिकार में मात्र पशुतुल्य जीवन ही स्वीकार नहीं होगा। जीवन के अधिकार में दोस्तों पशुतुल्य जीवन ही स्वीकार नहीं होगा, बल्कि मानव होने के नाते सम्मानपूर्ण जीवन होना चाहिए। मनुष्य होने के नाते दोस्तों गरिमामय जीवन होना चाहिए, गरिमापूर्ण जीवन होना चाहिए। ऐसा जो है तो दोस्तों उसमें बताया है न्यायपालिका ने। आगे दोस्तों न्यायपालिका के अनुसार अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद क्या है दोस्तों 12(3), अनुच्छेद 19 और क्या है दोस्तों अनुच्छेद 21, यहाँ पे दोस्तों गड़बड़ हो गया है। अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 क्या है दोस्तों एक दूसरे के पूरक हैं। अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 क्या है दोस्तों एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए जीवन के अधिकार में स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 स्वाभाविक रूप से सम्मिलित हो जाता है। तो न्यायपालिका के अनुसार दोस्तों अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 एक दूसरे के पूरक हैं और इसलिए दोस्तों जीवन के अधिकार में स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 स्वाभाविक रूप से समाहित हो जाता है, सम्मिलित हो जाता है। और न्यायपालिका ने इस संदर्भ में विधि की उचित प्रक्रिया का सिद्धांत माना है। न्यायपालिका ने क्या माना दोस्तों
कि विधि की उचित प्रक्रिया होनी चाहिए, विधि की सम्यक प्रक्रिया का सिद्धांत यहाँ पर माना गया है। अर्थात विधि क्या होना चाहिए दोस्तों, उचित होनी चाहिए, तार्किक होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। तो जो विधि है दोस्तों, कानून है, वो क्या होना चाहिए, उचित होना चाहिए, तार्किक होना चाहिए और सही होना चाहिए, ऐसा न्यायपालिका ने माना है। आगे दोस्तों, न्यायपालिका को विधि की व्याख्या करने का अधिकार तो है ही, साथ ही उसके औचित्य के परीक्षण करने की भी शक्ति है। न्यायपालिका ने क्या बताया कि न्यायपालिका को विधि की व्याख्या करने का तो अधिकार है, साथ ही साथ दोस्तों उसके औचित्य के परीक्षण करने की भी शक्ति प्रदान की गई है। आगे दोस्तों, न्यायिक सक्रियता का प्रारंभ मेनकावादीवाद से ही माना जाता है। तो जो न्यायिक सक्रियता है दोस्तों, जुडिशियल एक्टिविज्म है दोस्तों, इसका प्रारंभ मेनका गांधीवाद से माना जाता है। आज आप लोग इसको याद कर लेंगे कि मेनका गांधीवाद से ही क्या है दोस्तों, जो जुडिशियल एक्टिविज्म है, न्यायिक सक्रियता है, उसका सिद्धांत आया। और इसमें क्या है दोस्तों, न्यायपालिका ने प्राकृतिक न्याय, नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। और जो मेनका गांधीवाद था दोस्तों, उसी में क्या है, न्यायपालिका ने दोस्तों, उच्चतम न्यायालय ने क्या किया है, प्राकृतिक न्याय, नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। और नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत के अनुसार दोस्तों, उन्होंने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत में बताया, क्या बताया दोस्तों, कि प्राकृतिक न्याय, नेचुरल जस्टिस, किसी व्यक्ति को विधि के उल्लंघन के पश्चात ही दंडित किया जाना चाहिए। तो प्राकृतिक न्याय में क्या बताया दोस्तों न्यायपालिका ने, कि कोई व्यक्ति होगा, यदि क्या है वो किसी विधि का उल्लंघन करता है तभी उसको दंडित किया जाना चाहिए, अन्यथा की स्थिति में नहीं। किसी को अपना पक्ष रखने का मौका दिए बिना दंड नहीं दिया जाना चाहिए। कोई भी क्या है दोस्तों, यदि अपराधी है तो उसको अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाए। अगर उसको मौका नहीं दिया जाता तो वो क्या है दोस्तों, नेचुरल जस्टिस, ठीक है दोस्तों, नेचुरल जस्टिस प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के खिलाफ है, जो कि असंवैधानिक है। आगे दोस्तों, अगला उन्होंने बताया नेचुरल जस्टिस में कि जो दंड देने वाली संस्था है वो क्या है दोस्तों, आधिकारिक होनी चाहिए। दंड देने वाली जो संस्था है दोस्तों, वो क्या होनी चाहिए, आधिकारिक होनी चाहिए। मान लीजिए दोस्तों, उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति क्या करता है, चोरी करता है, ठीक है दोस्तों, और चोरी करता है दोस्तों, तो वहाँ के लोगों ने क्या किया दोस्तों, उसको पकड़ लिया, चोरी करते हुए वो पकड़ा गया, ठीक है दोस्तों। तो क्या होगा कि वहाँ के लोग उसको डिसाइड नहीं करेंगे, वो डिसाइड नहीं करेंगे कि इसको कितनी सज़ा दी जाए। उसके लिए दोस्तों कानून में प्रावधान किया गया है और संस्थाएं बनाई गई हैं, संविधान के तहत कानून बनाकर राज्य के द्वारा। तो वो संस्थाएं क्या करेंगी दोस्तों, आधिकारिक संस्थाएं होंगी, और वो क्या करेंगी, उसको दंड देने के लिए प्रावधान करेंगी कि इसको कितना दंड मिलना चाहिए। वो लोग जिन्होंने पकड़ा वो उसको केवल पुलिस को सौंपेंगे, ठीक है दोस्तों। आगे देख लेते हैं अनुच्छेद 21 के अंतर्गत अधिकार कौन कौन से हैं। तो उच्चतम न्यायालय ने मेनका गांधी मामले में अपने फैसले को दोबारा स्थापित किया। इसमें अनुच्छेद 21 के भाग के रूप में निम्नलिखित अधिकारों की घोषणा की, ठीक है दोस्तों। तो इसमें जो है तो अनुच्छेद 21 में मेनका गांधी वाद के फैसले में जो है तो उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के जो भाग है दोस्तों, उसमें कितने कौन कौन से अधिकार शामिल हो गए उसकी घोषणा उन्होंने की। और दोस्तों कौन कौन से अधिकार हैं उनको एक एक करके देख लेते हैं। तो पहला दोस्तों, मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीवन जीने का अधिकार अनुच्छेद 21 में शामिल है। स्वच्छ पर्यावरण, प्रदूषण रहित जल एवं वायु में जीने का अधिकार, ठीक है दोस्तों। एवं हानिकारक उद्योगों के विरुद्ध सुरक्षा। तो दोस्तों स्वच्छ पर्यावरण, प्रदूषण रहित जल एवं वायु में जीने का अधिकार है। और जो हानिकारक उद्योग हैं उनके विरुद्ध क्या है दोस्तों, नागरिकों को सुरक्षा मिली हुई है अनुच्छेद 21 में। जीवन रक्षा का अधिकार दोस्तों, ये भी अनुच्छेद 21 का हिस्सा है। निजता का अधिकार दोस्तों, राइट टू प्राइवेसी, ये भी क्या है दोस्तों, अनुच्छेद दोस्तों राइट टू प्राइवेसी अनुच्छेद 21 के अंतर्गत है दोस्तों। आश्रय का अधिकार दोस्तों अनुच्छेद 21 के अंतर्गत है। स्वास्थ्य का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत है। इस तरह से दोस्तों आगे है 14 वर्ष की उम्र तक निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, ये भी अनुच्छेद 21 के अंतर्गत है। निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार, ये भी अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है दोस्तों। अकेले कारावास में बंद होने के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 21 में शामिल है। त्वरित सुनवाई का अधिकार अनुच्छेद 21 में शामिल है।
हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार। दोस्तों जब तक क्या है दोस्तों किसी का क्या है अपराध सिद्ध नहीं हो जाता तब तक उसको हथकड़ी लगाने के विरुद्ध भी अधिकार प्राप्त हुआ है। अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध अधिकार है। फांसी में यदि देरी होती है तो उसके विरुद्ध भी अधिकार दिया गया है। विदेश यात्रा करने का अधिकार है दोस्तों। बंधुआ मजदूरी करने के विरुद्ध अधिकार दिया गया है। हिरासत में शोषण के विरुद्ध अधिकार है। हिरासत में क्या है दोस्तों किसी का शोषण नहीं होगा, इसके विरुद्ध क्या है अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 21 में। अनुच्छेद 21 के द्वारा आपातकालीन चिकित्सा सुविधा का अधिकार दिया गया है। सरकारी अस्पतालों में समय पर उचित इलाज का भी अधिकार है दोस्तों। राज्य के बाहर न जाने का अधिकार दिया गया है। निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार है दोस्तों। निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार है। कैदी के लिए जीवन की आवश्यकताओं का अधिकार। और दोस्तों महिलाओं के साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार करने का अधिकार, यह भी अनुच्छेद 21 के अंतर्गत है। आगे देख लेते हैं दोस्तों सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार, सुनवाई का अधिकार, सूचना का अधिकार, प्रतिष्ठा का अधिकार, दोष सिद्धि वाले न्यायालय आदेश से अपील का अधिकार, सामाजिक सुरक्षा तथा परिवार के संरक्षण का अधिकार। आगे दोस्तों जीवन बीमा पॉलिसी के विनियोग का अधिकार, सोने का अधिकार, प्रदूषण से मुक्ति का अधिकार, बिजली का अधिकार, सामाजिक सुरक्षा तथा परिवार के संरक्षण का अधिकार, अपनी पसंद का जीवन साथी चुनने का अधिकार और दोस्तों मार्केटर्स के विरुद्ध अधिकार। तो इस तरह के दोस्तों ये सभी अधिकार क्या हैं शामिल हैं अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। दोस्तों अनुच्छेद 21A दोस्तों 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया और इसमें दोस्तों इसके अनुसार 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य व निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा दी जाएगी। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को दोस्तों अनिवार्य और निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा दी जाएगी। इस संबंध में राज्य के द्वारा विधि का निर्माण किया जाएगा। राज्य क्या करेगा दोस्तों विधि बनाएगा और तभी क्या है दोस्तों 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। जानवरों को भी है उत्पीड़न से सुरक्षा का अधिकार। और क्या है दोस्तों मनुष्य ही नहीं जानवरों को भी उत्पीड़न से सुरक्षा का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 21 के तहत। मई 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने एनिमल वेलफेयर बोर्ड की याचिका पर सुनवाई करते हुए एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया जिसके आधार पर तमिलनाडु के प्रसिद्ध पर्व पोंगल के दूसरे दिन एवं तीसरे दिन आयोजित किए जाने वाले खेल जल्लीकट्टू, बुल फाइटिंग तथा देश भर के विभिन्न स्थानों पर आयोजित की जाने वाली बैलगाड़ी दौड़ पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो मई 2014 की ये क्या है दोस्तों घटना है। आगे दोस्तों पशुओं के साथ उत्पीड़नात्मक व्यवहार दोस्तों प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी एक्ट पीसीए 1960 के तहत प्रतिबंधित है। और दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त शब्द जीवन को विस्तारित करते हुए जानवरों के जीवन को भी इसमें सम्मिलित किया। साथ ही दोस्तों यह भी स्पष्ट किया है कि जानवरों को भी उत्पीड़न मुक्त जीवन जीने का अधिकार है। दोस्तों तो पशुओं को क्या है दोस्तों उत्पीड़नात्मक व्यवहार, पशुओं के साथ उत्पीड़नात्मक व्यवहार क्या है दोस्तों नहीं किया जा सकेगा। ऐसा व्यवहार दोस्तों प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी एक्ट पीसीए 1960 के तहत प्रतिबंधित है। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त शब्द जीवन को विस्तार देते हुए कहा कि जानवरों के जीवन को भी इसमें सम्मिलित किया जाता है। साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया कि जानवरों को उत्पीड़न मुक्त जीवन जीने का अधिकार है। आगे देख लेते हैं दोस्तों जीवन के अधिकार में मृत्यु का अधिकार सम्मिलित नहीं है। ठीक है दोस्तों यदि किसी को जीवन का अधिकार जो दिया गया है तो उस अधिकार में दोस्तों मृत्यु का अधिकार सम्मिलित नहीं है। ऐसा एक वाद आया दोस्तों ज्ञान कौर बनाम भारत संघ मामला दोस्तों। तो इसमें क्या है दोस्तों ज्ञान कौर इसमें इस निर्णय में जो है तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निष्क्रिय इच्छा मृत्यु दी जा सकती है। निष्क्रिय इच्छा मृत्यु उच्चतम न्यायालय ने भारत में इसे स्वीकार कर लिया है। तो उच्चतम न्यायालय ने क्या कहा है दोस्तों कि निष्क्रिय इच्छा मृत्यु दी जा सकती है। किसी मरीज का जीवन रक्षक प्रणाली पर टिका जीवन मशीनों को हटाकर समाप्त किया जा सकता है। मान लीजिए दोस्तों कोई मरीज है और वो क्या है दोस्तों हार्ट का पेशेंट है और वो क्या है दोस्तों जीवन रक्षक प्रणाली पर क्या है उसका जीवन टिका हुआ है। तो
उस जो है तो मशीनों को हटा करके उसके जीवन को समाप्त किया जा सकता है, तो ये निष्क्रिय इच्छा मृत्यु होगी। और दोस्तों सक्रिय इच्छा मृत्यु, उच्चतम न्यायालय के उच्चतम न्यायालय ने इसकी अनुमति नहीं दी है। इसके अंतर्गत दवाई या इंजेक्शन देकर व्यक्ति का जीवन समाप्त किया जाता है। तो ऐसा जो है तो यहाँ भारत में क्या है दोस्तों, अभी प्रतिबंधित है, ऐसी अनुमति नहीं दी गई है। अनुच्छेद 22(1) दोस्तों, अनुच्छेद 22(1) क्या करता है दोस्तों, अनुच्छेद 22(1) 6 तरीकों से गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण की बात करता है। तो अनुच्छेद 22 क्या कहता है दोस्तों, कि 6 तरीकों से गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण मिलेगा। तो अनुच्छेद 22(1) अनुच्छेद क्या है दोस्तों, 22(1) क्या कहता है, अनुच्छेद 22(1) क्या कहता है, मनमानी गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान करता है। तो अनुच्छेद 22(1) क्या है दोस्तों, मनमाने तरीके से किसी को गिरफ्तार करने से संरक्षण प्रदान करता है। तो किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का कारण बताया जाएगा। अनुच्छेद 22(1) में बताया गया है दोस्तों कि यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसका कारण बताना होगा, आधार बताना होगा, और उसे अपने मनपसंद विधि व्यवसायी वकील से परामर्श करने का अधिकार होगा। साथ ही दोस्तों अनुच्छेद 22(2) कहता है कि किसी व्यक्ति को हिरासत में लेने के 24 घंटे की अवधि में न्यायपालिका के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जिसमें यात्रा का समय शामिल नहीं होगा। तो अनुच्छेद 22(2) क्या कहता है दोस्तों, कहता है कि कोई व्यक्ति यदि हिरासत में ले लिया गया है तो उसको हिरासत में लेने के 24 घंटे की अवधि में ही क्या है दोस्तों, न्यायपालिका के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, और इस 24 घंटे में दोस्तों यात्रा के समय को शामिल नहीं किया जाएगा। ठीक है दोस्तों। अनुच्छेद 22(3) कहता है दोस्तों, अपवाद 2 प्रकार के व्यक्तियों को यह अधिकार नहीं मिलेगा। कौन कौन नहीं मिलेगा दोस्तों, किन किन व्यक्तियों को ये अधिकार नहीं मिलेगा, प्रथम जो निवारक नज़रबंदी में रखे गए लोग हैं, और दूसरे जो विदेशी शत्रु हैं उनको ये अधिकार नहीं मिलेगा कि वो क्या कर सके दोस्तों, 24 घंटे के अंदर उनको न्यायपालिका के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों उनको गिरफ्तारी का कारण भी नहीं बताया जाएगा, और उनको न तो वकील ही उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से अनुच्छेद 22(1) मनमानी गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान करता है, और 22(2) क्या करता है दोस्तों, किसी व्यक्ति को हिरासत में लेने के 24 घंटे की अवधि में न्यायपालिका के समक्ष प्रस्तुत करने की बात कहता है। आगे देख लेते हैं दोस्तों। आगे है अनुच्छेद 22(4) क्या है दोस्तों, अनुच्छेद 22(4) अनुच्छेद 22(4) क्या है दोस्तों, अनुच्छेद 22(4) में बताया गया है दोस्तों कि निवारक नज़रबंदी में रखे गए लोगों के लिए क्या होगा। निवारक नज़रबंदी में जो लोग रखे जाएंगे उनके लिए क्या होगा, जिस व्यक्ति को निवारक नज़रबंदी में बंदी बनाया जाएगा उसको कारण बताया जाएगा। साथ साथ दोस्तों अपनी मनपसंद वकील से उसको परामर्श का अधिकार होगा। साथ ही दोस्तों यदि राष्ट्रीय एकता व अखंडता का मामला हो तो कारण छुपा भी सकते हैं। जो निवारक नज़रबंदी में दोस्तों रखे गए हैं लोग होते हैं तो उनको क्या है दोस्तों, यदि उनसे राष्ट्रीय एकता और अखंडता के कारण उनको क्या है दोस्तों, खतरे के कारण उनको क्या किया गया है, निरुद्ध किया गया है, तो उनसे कारण छिपाया भी जा सकता है कि आपको किस कारण से गिरफ्तार किया जा रहा है। किसी व्यक्ति को 3 महीने से ज़्यादा निवारक नज़रबंदी में रखना है तो एक समिति की अनुशंसा आवश्यक होगी, जिसका अध्यक्ष उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होगा। थोड़ा सा समझते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 22(4) कहता है, अनुच्छेद 22(4) में दोस्तों ये प्रावधान है कि जो निवारक नज़रबंदी में रखे गए लोग हैं उनके लिए क्या होगा, तो जिस व्यक्ति को निवारक नज़रबंदी में बंदी बनाया जाएगा तो उसको कारण बता दिया जाएगा कि क्यों बनाया जा रहा है, और साथ ही दोस्तों उसको अपने वकील से परामर्श करने का भी अधिकार होगा। और दोस्तों यदि राष्ट्रीय एकता अखंडता का मामला है तो कारण छुपा भी सकते हैं, ऐसा 22(4) में बताया गया है। और किसी व्यक्ति को 3 महीने से ज़्यादा यदि निवारक नज़रबंदी के रूप में रखना है तो एक समिति की अनुशंसा आवश्यक होगी, और जिसका अध्यक्ष कौन होगा दोस्तों, तो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो। ऐसी समिति की अनुशंसा सिफारिश जो है तो उनको रखने के लिए आवश्यक होगी। आगे दोस्तों संसद विधि के निर्माण के द्वारा निवारक नज़रबंदी में बंदी बनाए गए लोगों की अधिकतम सजा का निर्धारण कर सकती है। निवारक नज़रबंदी की अवधि क्या है दोस्तों, निवारक नज़रबंदी की अवधि के लिए संसद विधि निर्माण के द्वारा है ना लोगों की अधिकतम सजा का निर्धारण कर सकती है।
निवारक नज़रबंदी की अवधि क्या होगी दोस्तों? 3 महीने तक किसी को भी बंदी बनाया जा सकता है। निवारक नज़रबंदी के द्वारा दोस्तों 3 महीने तक किसी को भी बंदी बना सकते हैं। 3 महीने से अधिक समय के लिए बंदी बनाने हेतु समिति की अनुशंसा आवश्यक होगी। संसद विधि द्वारा अधिकतम समय सीमा का निर्धारण कर सकेगी। ठीक है दोस्तों, तो संसद क्या करती है दोस्तों? जो निवारक नज़रबंदी में बंदी बनाए गए लोग हैं उनकी अधिकतम सजा का निर्धारण कर सकती है और उनकी अवधि में दोस्तों 3 महीने तक किसी को भी बंदी बनाए रख सकते हैं। 3 महीने से अधिक समय तक यदि बंदी बनाना है तो समिति की क्या होगी दोस्तों? अनुशंसा आवश्यक होगी। और दोस्तों संसद विधि द्वारा अधिकतम समय सीमा का निर्धारण कर सकती है, ऐसा भी इसमें बताया गया है। आगे दोस्तों निवारक नज़रबंदी का आधार क्या होगा दोस्तों? किसी को नज़रबंद क्यों किया जाएगा? तो राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा होने पर, राष्ट्रीय एकता अखंडता के लिए अगर चुनौती वो पैदा करता है, तो सार्वजनिक सेवाओं की आपूर्ति में बाधा हो तब भी उसको निवारक नज़रबंद किया जा सकता है। समाज में वैमनस्य पैदा करने की प्रवृत्ति के कारण भी दोस्तों किसी को निवारक नज़रबंद किया जा सकता है। तो नोट दोस्तों, विधि निर्माण की शक्ति भारत में निवारक नज़रबंदी की विधि निर्माण की शक्ति संघ एवं राज्य दोनों सरकारों को है। ठीक है दोस्तों, संघ सरकार और राज्य सरकार दोनों सरकारें क्या कर सकती हैं दोस्तों? विधि निर्माण की शक्ति दोनों के पास है। दोनों क्या है? निवारक नज़रबंदी के संबंध में कानून बना सकती हैं। आगे दोस्तों निवारक नज़रबंदी के कानून कौन कौन से हैं, एक नज़र उनको भी देख लेते हैं। तो मीसा दोस्तों मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट 1971 का है दोस्तों। उस समय इसको पारित किया गया था जब 1971 में युद्ध देश की सुरक्षा, एकता और अखंडता का मुद्दा था। उस समय पर मीसा को बनाया गया था और इसका दुरुपयोग दोस्तों 1975 में आपातकाल के दौरान किया गया था। 1978 में जनता पार्टी सरकार ने इसको क्या कर दिया था दोस्तों? समाप्त कर दिया था। आगे है दोस्तों कोफेपोसा, विदेशी मुद्रा संरक्षण एवं तस्करी निवारण अधिनियम है दोस्तों ये। अगला है दोस्तों रासुका, तो रासुका दोस्तों 1980 का है। टाडा दोस्तों टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1985 का है। और उस समय जो तत्कालीन परिस्थितियां थी दोस्तों, उसमें पंजाब में आतंकवादी गतिविधियां हो रही थी, ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया जा रहा था, इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी। 1995 में इसको समाप्त कर दिया गया। पोटा दोस्तों प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज एक्ट 2002। उस समय की परिस्थितियां कौन सी थी दोस्तों? तो अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ था। दिसंबर 2001 में भारत की संसद पर हमला हुआ था। यूपी सरकार द्वारा 2005 में इसको समाप्त कर दिया गया। यूपीए सरकार, यूपीए दोस्तों कांग्रेस गठबंधन है, यूपीए सरकार के द्वारा दोस्तों इसको 2005 में समाप्त किया था। आगे दोस्तों गैर गतिविधि निवारण अधिनियम 2008 अभी काम कर रहा है। तो इस तरह से दोस्तों ये हो गए निवारक नज़रबंदी कानूनों की आलोचना क्यों की जा रही है? तो निवारक नज़रबंदी के कानून लोकतांत्रिक अधिकारों के विरुद्ध हैं। लोगों के क्या है दोस्तों? अधिकारों के खिलाफ हैं ये जो निवारक नज़रबंदी कानून है। इस कारण इनकी आलोचना की जा रही है और यह कानून अत्यधिक कठोर एवं सख्त हैं। यह मानव अधिकारों के विरुद्ध हैं। इनके दुरुपयोग की संभावना ज़्यादा है। ये सब क्या है दोस्तों? आलोचना के तर्क हैं। निष्कर्ष रूप में दोस्तों देखते हैं तो क्या समझ में आता है कि भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को व्यापक उल्लिखित किया गया है और प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि निवारक नज़रबंदी के कानून मूल अधिकारों के विरोधी हैं, परंतु वास्तविक रूप में निवारक नज़रबंदी के कानून एक अनिवार्य बुराई है। इसलिए कि राष्ट्र की एकता अखंडता बनाए रखना है और बुराई इसलिए कि इससे व्यक्ति के अधिकारों का हनन प्रभावित होता है। तो ये क्या है दोस्तों? अनिवार्य बुराई है जो जरूरी है दोस्तों, क्योंकि राष्ट्र की एकता अखंडता बनाए रखना जरूरी है। और बुराई इसलिए दोस्तों क्योंकि इससे व्यक्ति के अधिकारों का हनन होता है। और क्या है दोस्तों? शोषण के विरुद्ध अधिकार, यह जीवन के अधिकार का ही क्या है दोस्तों? विस्तार है। तो इस तरह से दोस्तों ये हो गया निवारक नज़रबंदी। आगे देख लेते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23-24। अनुच्छेद 23 दोस्तों मानव के दुर्व्यापार तथा बलात्श्रम का प्रतिषेध करता है। अनुच्छेद 23 दोस्तों मानव के दुर्व्यापार तथा बलात्श्रम का प्रतिषेध करता है। अनुच्छेद 23(1) में 3 प्रकार के शोषण दोस्तों, 3 प्रकार के शोषण
प्रतिबंधों का क्या है दोस्तों, 3 प्रकार के प्रतिबंधों का वर्णन है। शोषण के विरुद्ध प्रतिबंधों का क्या है दोस्तों, वर्णन है। प्रथम दोस्तों, बलात् श्रम, इच्छा के विरुद्ध कार्य करवाने, किसी की इच्छा के विरुद्ध कार्य नहीं कराया जा सकेगा। दूसरा दोस्तों, बेगार काम के बदले पैसे न देना, ऐसा नहीं कराया जा सकेगा। तीसरा दोस्तों, मानव दुर्व्यापार, महिला मानव बच्चों की खरीद फरोख्त आदि नहीं हो सकेगी। तो अनुच्छेद 23(2) दोस्तों बताता है कि यदि सरकार के द्वारा सार्वजनिक प्रयोजन के लिए कोई सेवा नागरिकों पर आरोपित की जाती है तो इसे बलात् श्रम के अंतर्गत नहीं रखा जाएगा, परंतु इसमें जाति, धर्म, मूल, वंश या वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो क्या है दोस्तों, अनुच्छेद 23 क्या कहता है, अनुच्छेद 23 कहता है दोस्तों, अनुच्छेद 23 कहता है कि मानव के दुर्व्यापार तथा बलात् श्रम का प्रतिषेध है। और 23(1) में 3 प्रकार के शोषण के विरुद्ध प्रतिबंध बताया गया है। पहला, बलात् श्रम के विरुद्ध, बलात् श्रम इच्छा के विरुद्ध किसी से कार्य करवाना। दूसरा, बेगार काम के बदले पैसे न देना। तीसरा दोस्तों, मानव व्यापार, मानव महिलाओं बच्चों की खरीद फरोख्त आदि करवाना और आदि न हो सकना दोस्तों। और 23(2) क्या है दोस्तों, ये बता देता है कि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए सरकार चाहे तो क्या कर सकती है दोस्तों, नागरिकों पर सेवा आरोपित कर सकेगी और इसको तो बलात् श्रम के अंतर्गत नहीं माना जाएगा। जैसे दोस्तों ये कोरोना महामारी है और इस टाइम पर स्वास्थ्य कर्मी यदि कह दें कि हम लोग तो सेवा नहीं करेंगे, हम लोग नहीं काम करेंगे, तो वो क्या हो जाएगी दोस्तों, वो क्या उनको तो इसके अंतर्गत नहीं रखा जाएगा, बेगार के अंतर्गत नहीं रखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं अनुच्छेद 14 दोस्तों। अनुच्छेद 24 कारखानों में दोस्तों बालकों के नियोजन पर, कारखानों आदि में बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध है। तो कारखानों आदि में दोस्तों, यहाँ पे आदि है, आदि में, कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिबंध, यह एक निरपेक्ष अधिकार है, एब्सोल्यूट राइट है। और दोस्तों 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को हानिकारक उद्योगों, फैक्ट्री तथा खानों में नहीं लगाया जा सकता। तो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को दोस्तों हानिकारक उद्योगों, फैक्ट्री और खानों में नहीं लगाया जाएगा। बच्चों को इनके अलावा भी किसी उद्योग में नहीं लगाया जा सकता। न्यायपालिका के आदेश द्वारा बाल पुनर्वास कोष की स्थापना भी की गई है और बाल आयोग का गठन भी किया गया है। तो अनुच्छेद 24 बताता है दोस्तों, 24 याद रखेंगे, 14 वर्ष के से कम उम्र के बच्चों को हानिकारक उद्योगों, फैक्ट्री तथा खानों में काम नहीं कराया जा सकेगा और दोस्तों बच्चों को इनके अलावा भी किसी उद्योग में नहीं लगाया जा सकता। तो इस तरह से दोस्तों ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो इस तरह से दोस्तों ये हो गया हमारा अनुच्छेद 24। और इसके लिए दोस्तों न्यायपालिका ने क्या है, आदेश दिया है और बाल पुनर्वास कोष की स्थापना की गई है। साथ ही साथ दोस्तों बाल आयोग का भी गठन किया गया है। आगे है दोस्तों हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो दोस्तों आज हम लोग यहीं तक रखते हैं और आगे की बातचीत दोस्तों करेंगे नेक्स्ट सेशन में। और दोस्तों खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए। तो चलिए दोस्तों यहीं से स्टॉप करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।